हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ योर मैराथन क्लास। इसमें हम कोस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, बट कुछ हैं जो मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। उन टॉपिक्स को भी मैंने इस मैराथन क्लास के अंदर इंक्लूड किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कोस्ट क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको बनाने में, उसका रॉ मटेरियल लगाने में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी सारा ओवरऑल जो उसमें खर्चा आता है, डेट इज़ अ कोस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। और कोस्टिंग किसे बोलते हैं? द टेक्निक दैट इज यूज टू असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट। कोस्ट को असरटेन करने के लिए, कोस्ट को निश्चित करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, डेट इज़ अ कोस्टिंग। उसे हम कोस्टिंग बोलते हैं। ये एक टेक्निक होती है जो कोस्ट को असरटेन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने अकाउंटिंग के अंदर बेटा तीन पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इसी तरीके से कोस्ट अकाउंटिंग भी होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जिसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाए, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, ये सब किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। मैनेजर को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। इसी तरीके से कोस्ट को असरटेन कोस्ट अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। किसको? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को। ठीक है बच्चे, देखो, फाइनेंशियल अकाउंट और कोस्ट अकाउंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्यों की जाती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए। और कोस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करने के लिए। इसका नेचर क्या होता है? इसको मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, जिसके मटेरियल है, लेबर है, सब। ठीक है बच्चे, उसके बाद है इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है डाटा को, वो हिस्टोरिकल बेस पर होता है। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट को हिस्टोरिकल डाटा बेस पर किया जाता है, बट इन द कोस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा के साथ साथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पर भी किया जाता है। प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती हैं। इसमें इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है। और इसमें कौन होता है? इंटरनल मैनेजमेंट होता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। शो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ, ये क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। और जो कोस्ट अकाउंटिंग है वो क्या बताता है? कि कोस्ट के बारे में बताता है। किसी भी कोस्ट को बनाने में, उसको बेचने में जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में बताता है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में बताता है। इसका टाइम पीरियड होता है, ये साल में एक बार बनाई जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट प्रिपेयर एज पर रिक्वायर्ड। कोस्ट अकाउंटिंग जब आपका मन करे यू कैन प्रिपेयर। प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ए सेट फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक इसमें क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दिया गया है। दे आर नॉट एनी सेट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग कोस्ट इन्फॉर्मेशन। कोस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी एक फॉर्मेट नहीं दिया गया, प्री डिटरमाइंड कोई भी फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद है कोस्ट अकाउंटिंग की क्यों जाती है? कोस्ट अकाउंटिंग करने का क्या मतलब है? असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट को निश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई हो उसको निश्चित करने के लिए। एस्टिमेशन, कोस्ट का अनुमान लगाने के लिए। कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कोस्ट को कम करने के लिए, है ना। सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, कोस्ट के अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। कि मान लो किसी भी प्रोडक्ट को, मान लो एक पेन है, पेन बनाने के लिए हमें 10 रुपये कॉस्टिंग आई है, तो हम सोचेंगे कि उसमें 2 रुपये तो हम प्रॉफिट का कमाएं, तो हम उसका सेलिंग प्राइस असरटेन करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट की 10 की कॉस्ट चाहिए तो कम से कम 12 रुपये का बेचें या 15 रुपये का बेचें। फैसिलिटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट, कोस्ट अकाउंटिंग से हम अपनी फाइनेंशियल और अदर स्टेटमेंट को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब कोस्ट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन होती है। कोस्ट अकाउंटिंग करने बेटा थोड़ा सा महंगा होता है, क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली इज नेसेसरी। क्या होता है? एक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं और एक कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं। जो दोनों के बीच से जो हमें डाटा मिलता है ना, वो क्या होता है? सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है हिस्टोरिकल डाटा पे बेस पर, और जो कोस्ट अकाउंटिंग है हिस्टोरिकल के साथ साथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पर। तो इसके बीच में क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस आता है इनके बैलेंस पे, तो उसका रिकॉन्सिलेशन करना
मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है जो फिक्स्ड है। जैसे कि एक मान लो एक कंपनी है, कंपनी में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे ले रखी है, तो आप उस कंपनी में प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, बट उसका किराया तो जाएगा ही जाएगा ना, तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होती, जो फिक्स्ड होती है, जो फिक्स्ड नेचर की होती हैं, डेट इज फिक्स्ड इन नेचर, दिस इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक कॉस्ट। इन कॉस्ट को हम पीरियोडिक कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे कि रेंट है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का रेंट है, कुछ भी है, तो ये सारी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड नेचर की होती हैं, जो हमें पे करनी ही होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है, बट वेरिएबल कॉस्ट की एक खासियत ये होती है कि वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट चेंज नहीं होती। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, पर यूनिट चेंज नहीं होती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ वो वेरी करती है, बट पर यूनिट, एक यूनिट के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट डेट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर 100 यूनिट लगाओ, 100 यूनिट बनाओगे तो 100 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट होएगी वो डिफरेंट आएगी, और 1000 यूनिट बनाओगे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होएगी, डिफरेंट होएगी, ठीक है। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट कॉस्ट, इसे प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट वेरी इन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट को कहता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। मान लो एक फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर की आपकी फर्नीचर बनाते हो, आपके यहाँ फर्नीचर बनता है, तो आप सोफ़ा बना रहे हो, तो सोफ़ा बनाने में कितनी लकड़ी का यूज़ हुआ, ठीक है, और कितनी लेबर का यूज़ हुआ, कितने उस पर एक्सपेंसिव हुआ, जो सोफे से रिलेटेड है, जो एक पर्टिकुलर सोफे से रिलेटेड है, कितना डायरेक्टली जो रिलेटेड है सोफे से, वो सब किसके अंदर आएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएंगे। इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, और प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड किया जाता है, ठीक है बच्चे। इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, ऊपर के खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। अब आपने सोफ़ा बनाया, सोफ़ा में आपने लकड़ी तो देख ली कि भाई मेरा इतना टिम्बर यूज़ हुआ, बट आप ये बता सकते हो कि कितनी आपकी पॉलिश यूज़ हुई है, सोफ़े को पॉलिश करने में कितनी पॉलिश यूज़ हुई, उसको हम नहीं बता सकते। ना हम ये बता सकते कि सोफ़े को बनाने के लिए जो मशीन, मान लो हमने मशीनरी की थी यूज़, तो कितनी हमारी बिजली का खर्चा आया है, कितना हमारा रेंट लगा है, एक सोफ़े पे कितना रेंट का, तो अलोकेट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर सम कॉस्ट, जो ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी। अब मान लो एक बिल्डिंग आपने बनाई, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बना ली, और बिल्डिंग बनाने में 15 लाख रुपए लग गए आपके, बट वो बिल्डिंग आपको पसंद नहीं आई। अब जब बिल्डिंग तो आपकी बन गई, अब बिल्डिंग आपको पसंद नहीं आई, अब ये तो है नहीं कि उसकी जगह आप दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो कॉस्ट आपको वापस मिल जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, अब आपको पसंद आए चाहे ना आए, उस पर तो जो पैसा लगना था वो लग चुका। तो ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी है और जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसे संक कॉस्ट कहते हैं। दोबारा मैं बता रही हूँ एक एग्जांपल से, एक आपने बिल्डिंग बनाई है, एक घर बनाया है जिसमें आपका 15 लाख का खर्चा आया है। अब मान लो वो बिल्डिंग, वो वास्तुशास्त्र वाले आते हैं, वो कह देते हैं कि ये बिल्डिंग तो सही नहीं बना है, ये टॉयलेट यहाँ नहीं होना था, ये किचन यहाँ नहीं होनी थी, ये स्लिप यहाँ नहीं होनी थी। अब भाई हमने तो बनवा लिया, हमने तो पे कर दिया, अब क्या करोगे, अगर आप उसको तोड़वाओगे तो क्या आपकी वो कवर हो जाएगी, नहीं होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी और जिसके कवर होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा, इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जिसमें कैश में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। इम्प्लीसिट कॉस्ट को हम ना इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्यूटेड कैश कॉस्ट कैसे कहते हैं, देखो जैसे मान लो अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है, अगर आपकी कोई खुद की बिल्डिंग है, उस पर आप कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, उसमें आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, कोई भी आप मशीन वगैरह लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको कैश में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें हमें पेमेंट करने की, कैश पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लीसिट कॉस्ट कहते हैं, जिसमें हम कैश में पेमेंट नहीं करते। एंड इन द अदर हैंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसमें हमें कैश में पेमेंट करनी होती है। मान लो आपको एक वो स्लीपर्स की एक फैक्ट्री लगानी है, स्लीपर्स की आपको फैक्ट्री लगानी है, और आपके पास है ज़मीन है नहीं, तो आप किराए पे लोगे, तो उसके लिए, उस किराए पे लेने के लिए आपको जो कॉस्ट आपकी आएगी, जो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना,
तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप देखो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप ये आपका खुद का बिजनेस है, आप उसको खुद को मैनेज कर रहे हो, तो क्या आप अपने बिजनेस से सैलरी लोगे? आपको आपके बिजनेस को आपको सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो सैलरी का आपका खर्चा नहीं होगा, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आएगा जो हमें खुद को नहीं मिल रही कैश में। और एक्सप्लिसिट अगर हमें पे करनी पड़ रही है, कैश में पेमेंट करनी पड़ रही है, अब आप दूसरे लोगों को रखोगे, एम्प्लॉयज़ को रखोगे, उन्हें तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, खुद को तो आप नहीं दे रहे, तो वो सब क्या आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फर्म इंकर करती है किसी भी चीज़ को, गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि वो कॉस्ट होती है, मान लो किसी पे आपको प्रोडक्शन करना है, आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है कि आप ए मटेरियल खरीदो, बी मटेरियल खरीदो। अब आपको एक चीज़ को, एक मटेरियल को यूज़ करने के लिए जो दूसरी कॉस्ट को फोरगोन करना पड़ता है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है? दूसरा अल्टरनेटिव है। अब आप एक ही तो प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो, या तो ए को करो या बी का करो। अगर आप ए का कर रहे हो तो दूसरी आपकी कॉस्ट क्या जा रही है? आप उसको फोरगोन कर रहे हो, तो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो इट इज़ रियली मीनिंगफुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो होती है, मान लो आपके पास एक ए है और बी है, आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप मतलब फर्नीचर बनाना चाहते हो, और दो तरह की लकड़ी है, एक तो कहते हैं ना पाइन की है और एक दूसरे पेड़ की है, कौन से कहते हैं मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा, कहते हैं उसके मजबूत होते हैं, है ना, एवरग्रीन, पाइन का लगा लो और दूसरा लगा लो शीशम की। ठीक है, दो की है। अब पाइन का यूज़ कर रहे हो तो कॉस्ट आ रही है 100 रुपये की आपको मिल रही है, और अगर आप उसकी दूसरे की कर रहे हो तो उसकी मिल रही है 120 रुपये की मिल रही है। तो अगर आज 100 से 120 कितना खर्चा बढ़ गया? 20 रुपये। तो एक कॉस्ट को फॉरगन करके जो दूसरी कॉस्ट पे जितना इंक्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। अब हमारे पास दो चॉइस थी, ए और बी, हम दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते थे, पर हमने बी वाले को चूज़ किया क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा होएगा, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी देगा। तो एक को क्या किया हमने? फॉरगोन कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया। तो उसको जो जब एक से दूसरे में जितना भी जो डिफरेंस आता है, जितना भी इंक्रीमेंट आता है दोनों के कॉस्ट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर प्रोडक्शन की एक यूनिट बनाने पर कितनी कॉस्ट बढ़ती है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अब दो प्रोडक्शन कर रहे थे, आप प्रोडक्शन कर रहे थे ना, तो मतलब आपके पास दो तरह के रॉ मटेरियल थे, बट आपने क्या किया? अच्छे वाले रॉ मटेरियल को चूज़ किया, जिससे आपकी क्या बन गया? प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई? 20 रुपये इंक्रीज हुई, तो इसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। उसमें 120 से 100 वाला मटेरियल यूज़ किया तो 20 रुपये घट गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसे बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट होती है जो रेलिवेंट होती है, डिसीजन लेने के पर्पज से रेलिवेंट होती है। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को आगे मेरा इसमें सक्सेस नहीं है, मेरा जो बिज़नेस है आगे सक्सेस नहीं है, मैं इसका फर्नीचर का बिजनेस बंद करके गारमेंट्स की शॉप खोल लेता हूँ। तो ऐसा जो रेलिवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हमने डिसीजन ले लिया कि मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दो और उसको ले लो, तो उसको हम बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। इस पर जो कॉस्ट आती है उसको हम रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को 3 एलिमेंट्स में एलोकेट किया गया है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे, फर्नीचर बनाओगे तो मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, एक्सपेंस भी लगेगी। तो जो कॉस्ट होते हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, मटेरियल को, लेबर को, एक्सपेंसेस को। मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलते हैं उन्हें प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको यहाँ देखो बच्चे, मैंने आपको बताया ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट या फ्लैट कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है डेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि डायरेक्ट रिलेटेड होती है प्रोडक्ट से, उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, दैट द कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स,
जो कि डायरेक्ट रिलेटेड होती है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन से, उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, ये सारी कहा जाता है। तो ये आता है क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर कौन सी 3 कॉस्ट शामिल होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद होती है फैक्ट्री या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, उनको ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब हम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना हो हमें, तो हम अपनी प्राइम कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। उसके बाद होती है ऑफिस कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट को तो ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, साथ में हमारे जो ऑफिस के ओवरहेड होते हैं ना, उनको शामिल किया जाता है। देखो ऑफिस कॉस्ट या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं, ये तो वो कैसे बनती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, फैक्ट्री की कॉस्ट कैसे बनी थी? फैक्ट्री की कॉस्ट हमारी बनी थी डायरेक्ट कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया था। अब डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को मिला के उसमें साथ में ऑफिस के जो ओवरहेड होते हैं, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, ऑफिस का रेंट है, इंश्योरेंस है, उन सारे एक्सपेंसेस को भी जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी कैसी कॉस्ट बन जाती है? ऑफिस कॉस्ट। देखो लर्न करने का मैं तरीका बताती हूँ। प्राइम कॉस्ट के अंदर तो आपका ऑफिस ना फैक्ट्री कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो उसमें तो सारे डायरेक्ट आपका प्राइम कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस और लेबर। उसके बाद जब आपका नाम आ गया फैक्ट्री, तो मतलब फैक्ट्री के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। फैक्ट्री के सारे खर्चे क्या होंगे? डायरेक्ट तो मटेरियल से इंक्लूड होंगे नहीं, डायरेक्ट तो मटेरियल से रिलेटेड होंगे नहीं, तो उस प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री के सारे खर्चों को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब आएगी आपके ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट कैसे बनेगी? प्राइम कॉस्ट को भी ऐड कर दो, फैक्ट्री कॉस्ट को भी ऐड कर दो, और ऑफिस के जो ओवरहेड है, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस है उनको ऐड कर दो, तो वो बन जाएगी आपकी ऑफिस कॉस्ट या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे। उसके बाद आती है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। जब आप अपने माल को, जिसमें आप अपना सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करते हो कि क्या सेलिंग प्राइस रखना है, तो जब सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो क्या उसमें क्या क्या ऐड होते हैं? जितनी हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, जितनी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, जितनी हमारी ऑफिस कॉस्ट होती है, उन साथ में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर, ये सारे हम ऐड करके क्या बनाते हैं? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। कैसे बनती है कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्लस में गुड सोल्ड, प्लस में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। और याद रखना मतलब उसमें आपके जो प्राइम कॉस्ट है वो भी, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो भी, जो आपकी ऑफिस को रेंट, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस है वो भी, और ये सारे ऐड हो जाते हैं। साथ में आपके जो एक्स्ट्रा होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे ऐड होके आपकी क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट बन जाती है। दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। ये क्या थे? कॉस्ट के कंपोनेंट से। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर आता है मटेरियल। देखो आपको पता है कि जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर 3 एलिमेंट शामिल होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब मटेरियल कंट्रोल, इसके अंदर एक आता है टॉपिक मटेरियल को कंट्रोल। तो देखो मटेरियल में अंदर या तो रॉ मटेरियल होता है, या सेमी फिनिश्ड होता है, या फिनिश मटेरियल होता है। मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या तो रॉ मटेरियल, या सेमी फिनिश, या फिनिश मटेरियल, या डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब देखो मटेरियल कंट्रोल इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फॉलोइंग। अगर आपको मटेरियल को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे? अपने ऑपरेशन के द्वारा बहुत सारे फंक्शंस आपको इफिशिएंट फंक्शन करने पड़ेंगे अपने जो मटेरियल है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या? परचेजिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इशूइंग ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड, स्टॉक आउटेड। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? मटेरियल को परचेज करोगे। तो मटेरियल को परचेज करोगे तो भी कि किस तरीके का मटेरियल परचेज करना है, क्या उसकी ये सारे आप देखोगे, अपने मटेरियल को कंट्रोल करोगे इससे। रिसीविंग ऑफ मटेरियल की मटेरियल का कब हमें रिसीव कर रहे हैं, है ना। फिर मटेरियल का इंस्पेक्शन करोगे कि किस क्वालिटी का हमें मटेरियल मिला है। तो ये सारे क्या मटेरियल कंट्रोल की एक तरह से टेक्निक लगा लो, है ना। उसके बाद आप अपने मटेरियल को स्टोर करके रखोगे, फिर मटेरियल को अदर डिपार्टमेंट को इशू करोगे, फिर उनका रिकॉर्ड रखोगे कितना इशू करा है, कितना अभी बच रहा है, कितना हमें ऑर्डर देना है, फिर उसका ऑडिट करोगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बेटा जो इन्वेंट्री होती है, हम अपने मटेरियल को स्टॉक करके रखते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जब हम अपने मटेरियल को स्टॉक करके रखते हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना होता है। रिकॉर्ड रखना होता है तो उसका हम रिकॉर्ड 2 तरीके से रखते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, वो कब बनता है, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, वो कब बनता है। ये ध्यान रखना है, जो हम ये दोनों सिस्टम बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं, अपने इन्वेंट्री का, अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए, कि हमने कब अपना जो हमने इशू किया था, कितना अभी हमारे पास स्टॉक बाकी है और कितना अभी हमें ऑर्डर देना है। तो इसके लिए हम दो तरीके के सिस्टम बनाते हैं, एक तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये हमें फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिट इन हैंड, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास अभी हाथ में कितना, फिजिकली बताता है कि 100 यूनिट बच रही हैं, 200 यूनिट बच रही हैं, तो वो कौन बताता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और ये बनाया जाता है, ये एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो ईयर के एंड में प्रोवाइड करता है। जो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर देता है। कौन सा सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को हम ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है, मान लो आपने स्टॉक से रिलेटेड सारा आइटम है वो कंप्यूटर में डाल रखा है, तो जिस तरीके से मान लो कोई आपने इशू है ना, तो रिसिप्ट ऑफ अकाउंट तो दिखा दोगे भाई, है ना, इशू करने दिखा दोगे, उस तरीके से बंद हो जाएगा, वो वहां कट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर एंड बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू। इसमें क्या करता है, ये वो मेथड होता है जो हर स्टॉक को, जो अगर आपने इशू किया, जो रिसिप्ट किया या पेमेंट की, तो उसके बाद आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो वो होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो टाइम टू टाइम आपको स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता है। बट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो आपको फिजिकल यूनिट्स के बारे में बताता है कि कितनी आपकी यूनिट्स अभी हैं, बट कब बताता है, एंड ऑफ द ईयर बताता है। ठीक है बेटा। एक इसमें होता है, मैंने आपको बताया स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ मटेरियल की मटेरियल को कितना, एक कंपनी होती है उसको मटेरियल को स्टोर करके रखना पड़ता है। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि उसका प्रोडक्शन वो रुके ना, चलता रहे, कॉन्टिन्यूस रुके ना, वो चलता रहे। बट कितना लेवल मैक्सिमम, अब आप मान लो फर्नीचर बना रहे हो, तो फर्नीचर के लिए आपको टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, बट उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना टिम्बर हम वो मंगा के रखें। ज़्यादा आपने मंगा के रख दिया तो हो सकता है लकड़ी में घुन लग जाए, दीमक लग जाए, या फिर उसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, स्टोर करने की बहुत सारी कॉस्ट ऊपर से, अगर ज़्यादा लकड़ी आपने मंगा के रख ली तो। कम मंगा के रख ली, हो सकता है आने में आपका टाइम लग जाए और प्रोडक्शन आपका रुक जाए, तो उससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टोरेज और मटेरियल के अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना मटेरियल स्टोर करके रखना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ना रुके, प्रोडक्शन भी कंटिन्यू चलता रहे, और जो खर्चा है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो भी हमारी मिनिमम रहे। तो उसे बोलते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो उसके बाद उसके अंदर होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है, एक रीऑर्डर लेवल होता है। मैक्सिमम लेवल हमें ये बताता है कि कितना लार्जेस्ट क्वांटिटी होल्ड एनी टाइम, कि हमें किसी भी टाइम कितनी क्वांटिटी को अपनी कंपनी के अंदर, अपने यूज़ के अंदर स्टोर करके रखना है, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। ठीक है, इसके फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बताऊंगी और एग्जाम में आते हैं। उसके बाद होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब सेफ्टी लेवल, ये उसको बफर स्टोर, कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए जब आपको क्या करना चाहिए, ऑर्डर दे देना चाहिए। फिर होता है रीऑर्डर लेवल, पॉइंट एट विच ऑफ द मटेरियल इन स्टोर रीचेज, वो लेवल जहां पर हमारा जो मटेरियल है वो स्टोर में पहुंच जाए। मिनिमम लेवल पे तो आप ऑर्डर दोगे, मिनिमम लेवल पे तो आप ऑर्डर देना शुरू कर दोगे कि भाई अब हमें मटेरियल चाहिए, अब मटेरियल आने में भी तो टाइम लगेगा। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जब मटेरियल आपके स्टोर में पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, और डेंजर लेवल का क्या होता है, जब आपके जो कंपनी है उसमें मटेरियल खत्म हो गया स्टॉक में और अब आप डेंजर लेवल में पड़ गए हो क्योंकि आपका प्रोडक्शन है वो रुक गया है। ठीक है, देखो बच्चे इसको नोट डाउन करो, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं लर्न भी करवा रही हूँ, बट आप नोट डाउन करो साथ के साथ, पीछे नहीं छोड़ना, अभी ही नोट डाउन करना है। देखो मैक्सिमम लेवल होता है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल से स्टार्ट होता है, ये आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके अंदर भी आपको ये रीऑर्डर लेवल है, ये सब फाइंड आउट करने आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पढ़ लो रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब कि कब हमारा पॉइंट एट विच ऑफ द मटेरियल इन स्टोर रीचेज, वो पॉइंट जब हमारा मटेरियल है स्टोर तक पहुंच जाए। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि हमें कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है और मैक्सिमम यूसेज कितना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा,
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम यूसेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। उसके बाद अगर मिनिमम लेवल निकालना है कि मिनिमम कितना लेवल हो जब हम क्या करें, ऑर्डर देना शुरू कर दें, तो मिनिमम लेवल में क्या करोगे, रीऑर्डर लेवल, कि रीऑर्डर लेवल है आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस करोगे एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, कि किस रेट से कंजप्शन हो रहा है, किस रेट से आप मटेरियल को यूज कर रहे हो, मल्टीप्लाई में किस टाइम से, एवरेज टाइम टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी, कितना टाइम लगता है फ्रेश डिलीवरी में, उसका जो एवरेज टाइम है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनिमम लेवल आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लेवल निकालना होता है रीऑर्डर लेवल, क्या, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी आपने पीछे निकाला था, कैसे निकाला था, मैक्सिमम कंजप्शन को मैक्सिमम टाइप से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आपका रीऑर्डर लेवल आ गया था। दोबारा मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम कंजप्शन को मैक्सिमम टाइम से मल्टीप्लाई करा, रीऑर्डर लेवल आ गया। उसमें ऐड कर दो रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस कर दो मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इसको माइनस मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को प्लस करके आपस में माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। और रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम पीरियड इनटू में मैक्सिमम कंजप्शन, ठीक है। और आपको अगर मिनिमम निकालना हो तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन को एवरेज टाइम ऑफ टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मिनिमम लेवल आ जाएगा। और डेंजर लेवल निकालना हो तो एवरेज कंजप्शन को एवरेज डिलीवरी टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेंजर लेवल आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका EOQ, आपका नहीं दे रखा सिलेबस में EOQ, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, अगर एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिया ना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और हो अगर आप ना सॉल्व कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन निकाल लेना गूगल वगैरह से, और अगर फिर प्रॉब्लम होना करने में तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बच्चे। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में डिमांड इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू में कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो देखो, सबसे पहले EOQ को हम बोलते हैं ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी। EOQ क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का साइज। ऑर्डर का साइज का मतलब है कि कितनी यूनिट को आपको मंगाना है, कितनी यूनिट का आपको ऑर्डर देना है। ना तो ज़्यादा ऑर्डर दो ना कम ऑर्डर दो, ना तो इतना ऑर्डर दो कि आपको स्टॉक करने में प्रॉब्लम हो, ना इतना कम ऑर्डर दो कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए। तो वो ऑर्डर लेवल, वो साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव मैक्सिमम इकोनॉमिक परचेजिंग एनी मटीरियल, जो आपको अच्छा सस्ता भी पड़े, जो आपको मैक्सिमम इकोनॉमी प्रोवाइड करे इन परचेजिंग एनी मटीरियल। अगर आप मटेरियल को परचेज कर रहे हो तो वो आपको मैक्सिमम इकोनॉमी प्रोवाइड करे, तो इस ऑर्डर का आपको क्या देना चाहिए, और इस ऑर्डर को, इस साइज ऑफ ऑर्डर को आपको ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है बेटा। और इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी कहते हैं। देखो इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूले में 2 चीज़ बताई थी, 2 इंटू में डिमांड, कि कितने डिमांड है, कितना आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कितने यूनिट की आपके पास डिमांड हुई है, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडिंग बाय कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड सिक्योरिंग द सप्लाई। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर को प्लेस करने में, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, ऑर्डर को प्लेस करने में और सप्लाई को सिक्योर करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। और कैरिंग कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। जैसे मान लो इसमें तो जब आप ऑर्डर करोगे तो आप उसको ऑर्डर दोगे, वो आपके पास आएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा से, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगी, उसको रखने का, जो आप रखोगे उसको, तो उसको कैरी करके रखोगे तो स्टोर कीपिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, है ना, जो आपको भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा, वो सब किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट में आएगा। तो ध्यान रखना कि आपको इतने यूनिट ऑफ ऑर्डर देना चाहिए, इस साइज में आपको ऑर्डर देना चाहिए कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी दोनों ही कम आए। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होनी चाहिए और वो कैरिंग कॉस्ट हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम हमें वो साइज ऑफ ऑर्डर देना चाहिए जिसमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो। गेटिंग माई पॉइंट। तभी तो आपका जो लेवल होएगा तभी तो आपको फायदा होगा, जब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होएगी और कैरिंग कॉस्ट भी कम होएगी। और वो आपको कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि कितने की डिमांड है, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है और क्या कैरिंग कॉस्ट पड़ रही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लो। उसके बाद आता है आपका लेबर टर्नओवर रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर काम करती है, पर आपको पता होती है कि लेबर क्या होती है, अलग मतलब निकलती रहती है, आती रहती है जाती रहती है, आती रहती है जाती रहती है ना।
तो लेबर टर्नओवर रेट निकालना पड़ता है कि कितनी लेबर है वो छोड़ के गई है। अब आपको पता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर है बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो लेबर टर्नओवर रेट को भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके भी मेथड होते हैं, एक तो सेपरेशन रेट मेथड, एक रिप्लेसमेंट मेथड और एक फ्लक्स रेट मेथड। लेबर टर्नओवर रेट की कितनी लेबर टर्नओवर हुई है, कितनी लेबर छोड़ के गई है, उसको निकालने के 3 मेथड हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। सेपरेशन रेट मेथड के अंदर लेबर टर्नओवर रेट निकालना हो तो नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड के दौरान कितना सेपरेशन हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पीरियड, और कितने नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है काम कर रहे थे, कितने छोड़ कर गए, कितने काम कर रहे थे, इनटू में 100 कर दो, कितने छोड़कर गए और कितने नंबर ऑफ पीपल है, एवरेज वर्कर ऑफ पीपल काम कर रहे थे, इनटू में 100। रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट निकालना है तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड, कितने रिप्लेसमेंट हुए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, भेजे गए हैं, उसके साथ डिवाइड कर दो उसको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पीरियड और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो रिप्लेसमेंट पीरियड आ जाएगा। ठीक है। और फ्लक्स रेट पीरियड से अगर आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ सेपरेशन दोनों को ऐड कर दोगे, जो दोनों मेथड है ना उसको ऐड कर दोगे। कैसे, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू में 100। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड इनटू में 100। या फिर दूसरा भी है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2, क्या, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करोगे तो भी आपका फ्लक्स रेट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट निकल जाएगा। अब होता है लेबर रिम्युनरेशन। लेबर रिम्युनरेशन आपका ये सेकंड फैक्टर है। मटेरियल फैक्टर से रिलेटेड जो भी था, मटेरियल को कैसे टेक्निक कंट्रोल किया जाता है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब मटेरियल से रिलेटेड था। अब आता है सेकंड आपका जो लेबर से रिलेटेड। लेबर से रिलेटेड आपका लेबर टर्नओवर रेट आता है कि लेबर टर्नओवर रेट कितना निकालते हैं, और दूसरा आता है लेबर रिम्युनरेशन। अब आपकी कंपनी में लेबर काम कर रही है कि प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहे हो तो लेबर ही तो बनाएगी, तो लेबर काम कर रही है तो लेबर को किस अकॉर्डिंग आपको उनको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, रिम्युनरेशन देना है। तो लेबर को रिम्युनरेशन देने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए। उनको वेज पेमेंट किया जाता है कुछ को, मतलब अब ये थोड़ी ना है कि आप उनको पेमेंट, जो 100 यूनिट बना रहा है उसको भी आप 5 पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हो एक दिन में, और जो 5 यूनिट बना रहे हो उसको भी आप 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हो। तो फ़र्क क्या रह गया, अकॉर्डिंग टू इफिशिएंसी प्रोवाइड करना चाहिए, तभी तो लेबर मोटिवेट होगी। लेबर मोटिवेट नहीं होगी तो फिर सेपरेशन हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो लेबर को जो वेज दी जाती है, जो रिम्युनरेशन दिया जाता है, वो भी उसके लिए एक मेथड होता है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, ये तो टाइम वेज सिस्टम, या पीस वेज सिस्टम, या बैलेंस और डेट सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम के अंदर तो टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है कि 8 घंटे काम कर रही है, 10 घंटे काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग। और पीस वेज सिस्टम के अंदर हम पीस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ मतलब कितना प्रोडक्शन कर रही है, पीस के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रही है। और बैलेंस ऑफ डेट सिस्टम देखो कैसे, इसके अंदर जो हम इसका लेबर को पे करते हैं ना, उसके अंदर 3 इंसेंटिव प्लान्स आते हैं। हांसले ने प्रीमियम प्लान बनाया है, रोवन ने बनाया है, और टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेशियो सिस्टम दिया है। ये इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो फिलोसफर हैं उन्होंने अलग अलग प्लान दी हैं लेबर को पे करने के लिए, लेबर को वेजेस का पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं। हांसले प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान और टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो हाल से क्या कहता है बेटा, आपने एस्टेट का एग्जाम दिया था उसमें देखा होगा ना, रोमन प्लान का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मेरी बातों को इतना इजी मत लो, इसको नोट डाउन करते जाओ। अगर आपने ये सोचा कि बाद में नोट डाउन कर लेंगे तो भूल जाओगे, टाइम बहुत कम है, अभी नोट डाउन करो। देखो हाल से क्या कहता है, हाल से कहता है कि जो उनका रेट चल रहा है, जिस रेट से वो काम कर रहे हैं, मान लो इसके लिए क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। जो लेबर होती है एक स्टैंडर्ड रेट से जो ज़्यादा टाइम रेट, मतलब स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम काम करती है या ज़्यादा वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करती है, तो उसको बोनस देना चाहिए। अब बोनस कैसे देना चाहिए, उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया है। क्या कहता है, वर्कर इज पेड एट ऑन हांसले रेट फॉर द टाइम विच ही हैज़ वर्क, कि वर्कर्स को पेड करना चाहिए हांसले रेट से विच ही हैज़ वर्क, जितने टाइम उसने काम किया है। इस स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड इफ अ वर्कर कंप्लीट देयर टास्क, एक स्टैंडर्ड टाइम है वो डिटरमाइन करना चाहिए। अगर वर्कर कंप्लीट कर देता है अपने टास्क को स्टैंडर्ड टाइम से पहले, तो उसको क्या देना चाहिए, उसको जो उसने टाइम बचाया है उसके लिए उसको बोनस देना चाहिए।
मैंने आपको बोला है कि हार्सले क्या बोलता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि आपको इतनी यूनिट बनाने में इतना टाइम लगेगा, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। अगर जो वर्कर होता है, जो लेबर होती है, उससे कम टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर देती है उतनी यूनिट का, तो उनको बोनस देना चाहिए। उनको मोटिवेट करने के लिए उनको बोनस देना चाहिए। और बोनस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे। टोटल अर्निंग निकालनी है, टी इंटू में आर, टाइम कितने टाइम उन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ कितने घंटों के हिसाब से उन्हें पैसे दे रहे हो, ये तो आपका नॉर्मल होएगा, जितने टाइम उन्होंने काम किया और जिस रेट से है वो तो आपका नॉर्मल है। प्लस में ये आपका स्टैंडर्ड टाइम कि जो आपने कितना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था और कितना एक्चुअल टाइम है, दोनों को माइनस कर दो, इनटू में रेट, किस रेट से, और उसके 50% निकाल दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये तो आपका बोनस निकालने का फॉर्मूला है। ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका बोनस निकालने का फॉर्मूला है। और ये नॉर्मल, जो नॉर्मल अर्निंग उसने की है वो, प्लस में उसका बोनस, ठीक है। नॉर्मल कैसे निकालोगे, जितने टाइम उसने काम किया जिस रेट से, उससे निकाल दोगे। और बोनस निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस कर दोगे, मल्टीप्लाई में जो रेट है, जिस रेट से आप उसको वेज दे रहे हो, इंटू में 50%। देखो टी का मतलब जितना टाइम लिया है, एच आर का मतलब आर्ली रेट, और एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइम। अब मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक मिनट देखिए, हाँ देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 20 आवर्स, कि हमने कहा कि ये 20 घंटे लगेंगे काम करने के लिए, बट वो लेता 16 घंटे हैं। जितना हमने उसको टाइम दिया था वो 16 घंटे, 4 घंटे सेव कर लिए। और कितने रेट के हिसाब से हम उसको सैलरी दे रहे हैं, 2 रुपये पर आवर के हिसाब से हम उसे वेजेस देते हैं। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी इंटू आर, टी मतलब टाइम, कितना टाइम लिया, 16 घंटे, आर किस रेट से दे रहा है, 2 घंटे के हिसाब से, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो उसकी नॉर्मल वेज आ गई। प्लस में स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया था, 20 घंटे, और टाइम कितना लिया उसने, 16, तो 20 में से 16 माइनस कर दिए, इंटू में रेट कितना है, 2 रुपये पर आवर, इंटू में 50%, 16 मल्टीप्लाई 2, स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। 20 में से 16 माइनस करें 4, 4 इंटू 2 इंटू 50%, तो 32, 4 2 जा 8, 8 का 50% निकाल दिया तो कितना आ गया, 4, 32 प्लस 4 36। ये तो आपका हार्सले प्रीमियम प्लान था, हार्सले के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका रोमन प्लान, रोमन प्लान में भी हमें बोनस देना होता है। बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव, जितना उसने टाइम सेव किया है, जैसे उसने यहाँ पे टाइम कितना सेव किया था, 4 घंटे, इसी तरीके से यहाँ पर जितना टाइम सेव किया है डिवाइडेड बाय जितना हमने उसको टाइम दिया था, जैसे 20 घंटे दिए थे, इंटू में जितना उसने टाइम लिया है, इंटू में एचआर जितना उसका हार्ली रेट दिया गया था। और टोटल अर्निंग तो मैंने आपको बताया था, टाइम टेकन मल्टीप्लाई में आवरली रेट। टाइम टेकन वही नॉर्मल होता है कि कितने घंटे काम किया, किस रेट से आप उसको दे रहे हो, प्लस में आप उसको बोनस कर दो। और ये किसका निकालने का फॉर्मूला है, बोनस निकालने का, ठीक है। अब देखो आगे इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रेट, वही है स्टैंडर्ड टाइम, उसको 20 घंटे दिया था, उसने एक्चुअल टाइम 16 घंटे लिया है, 2 रुपये पर घंटे के हिसाब से हम उसको पे कर रहे हैं। तो बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस में एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इंटू में एक्चुअल मल्टीप्लाई में रेट और आर। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कितना है, 4, 20 में से 16 गए 4, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 20, एक्चुअल टाइम 16 मल्टीप्लाई 2, एक्चुअल कितने घंटे लिए, 16 घंटे काम किया, इंटू में 2 रेट के हिसाब से, तो 16 दूनी 32, 6.40 आ गया। और हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल जो वेज निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई में टाइम टेकन बाय द लेबर, लेबर के द्वारा जितना टाइम लिया गया है उसके आर रेट, जितना उसको पर घंटे के हिसाब से देते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 2 32, और 6.40 क्या था उसका बोनस था, दोनों ऐड कर दिया, क्या आ गया, टोटल अर्निंग उसकी क्या हो गई, 38 रुपये 40 पैसे, ठीक है। और ऐसे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या कहता है, टेलर कहता है कि उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे दो, उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उन्हें वेज प्रोवाइड करो, इसे बोलते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसने अलग अलग पीस वेज सिस्टम बनाए थे कि अगर कोई इतनी यूनिट बनाए तो उसको इस अकॉर्डिंग दो, इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करे तो उसे इतनी यूनिट। तो ये है टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था, हार्सले और रोमन ने फिक्स फॉर्मूला दिए हैं, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के मेथड्स, एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक होता है बैच कॉस्टिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ जॉब कॉस्टिंग। एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग भी, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। जॉब कॉस्टिंग, अब जॉब कॉस्टिंग में बेटा क्या निकालते हैं हम, पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालते हैं। पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि
हर कोई कस्टमर होता है, उसकी अपनी अपनी वो अपनी प्रेफरेंस से जो मटेरियल मंगाता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को जब निकालते हैं तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। ये कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब भी मटेरियल को बनाया जाता है, मान लो आपको सूट स्टिच करवाना है तो हर कोई एक डिज़ाइन का सूट स्टिच नहीं करवाता, कोई कैसा डिज़ाइन डलवाता है, कोई हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टेलर क्या करता है, चार्ज करता है, कॉस्ट लगाता है कि भाई इस सूट के लिए भी 200 रुपये सिलाई है, इसकी 250 है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द जितनी उसने काम किए, जो जो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उसने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग ही तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर याद रखना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो कैसा होता है, वो कस्टमर्स की प्रेफरेंस में बनाया जाता है। इस जॉब कॉस्टिंग के अंदर ना पर्टिकुलर जो जॉब होते हैं उसके जॉब नंबर दिए जाते हैं, उनके ऑर्डर नंबर दिए जाते हैं और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जॉब निकाली जाती है। देखो, जॉब कॉस्टिंग में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। इस टेक्निक को स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशलाइजेशन होती है, हर कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, मतलब कस्टमर्स की डिमांड पर जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, दैट इज अ जॉब कॉस्टिंग। क्या? when we produce the product according to the demand of the customer, then find out then to determine the cost of the product, that is known as the job costing। उसके अकॉर्डिंग जब हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, जहाँ प्रोडक्ट रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता। अब सूट है, सब कोई अलग अलग अपनी प्रेफरेंसेस सुनवाता है। मान लो सोफ़ा है, कोई कहता है भैया ये कर लगा दो, ये लगवा दो। फर्नीचर में भी होता है, तो उसमें हम जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। कॉस्टिंग को टेक्निक है, ये कॉस्टिंग का एक मेथड है जिसमें कॉस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है बेटा, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ तब किया जाता है जब मेथड का यूज़ जब किया जाता है, ये टेक्निक नहीं है, ये मेथड है। और जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज़ जब किया जाता है जब कस्टमर्स की डिमांड पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उसके बाद होता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होती है? जब प्रोडक्ट को बैच में बनाया जाता है। प्रोडक्ट को बैच में बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, जैसे दवाइयाँ हैं, कोई एक दवाई तो बनती नहीं है, दवाइयाँ बैच में बनती हैं। 100 पत्ते बन गए, 1000 पत्ते बन गए, तो उन पूरे जो बनते हैं उनकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो जब प्रोडक्ट बैच में बनता है तो उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के अंदर हम पूरे बैच की कॉस्टिंग को निकालते हैं। जैसे दवाई के पत्ते हैं, जैसे शर्ट्स हैं, मान लो 100 शर्ट एक साथ हैं, उन पूरी 100 शर्ट्स की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो वो सब किस में आता है? बैच कॉस्टिंग में, जब हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बैच में होता है ना। तो इसमें दे रखा होगा, इस टेक्निक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जब आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट निकल रहा है, सेम ही तो दवाइयाँ निकल के आ रही हैं, जब एक कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट बनाती है तब इस ग्रुप को प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए बैच कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे कि वॉचेस बनाना, कार बनाना, जो रिपीटेड नेचर के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं? बैच कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसका? जैसे ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, डैम का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो इस तरीके के जब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें रोड वगैरह ये सब चीज़ बनाई जाती है, तो उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या याद रखना? जॉब कॉस्टिंग को और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है जब बड़े बड़े जैसे ब्रिज है, डैम है, रोड है, जब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं तो वहाँ पर कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या होता है? मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है। अब क्या होगा, जब एक कॉन्ट्रैक्टी किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है तब जो कॉस्ट आती है, अब कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टी ने एक वो ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो अब वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा काम। कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, कॉन्ट्रैक्टी को काम दे देगा कि भाई ये बिल्डिंग है, ये तुझे बनानी है। अब वो बिल्डिंग उसको बना के दे देता है, तो वो उसको पे तो करेगा। तो पे कैसे करेगा? जो कॉस्ट आई प्लस में उसको कुछ कमीशन के रूप में जब उसको पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो टेक्निक का यूज़, उसके लिए जो मेथड्स का यूज़ होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। जिसमें जितनी कॉस्ट आई, जितनी उस डैम को बनाने में कॉस्ट लगी प्लस में उसको कमीशन दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जब है ना जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोसेस में बनता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जब प्रोडक्ट बन के जाता है। जैसे आपको पता है कि शुगर है, केमिकल है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर निकलते हैं, तो जब उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा? जब एक प्रोडक्ट बनता है ना
तो जो उस प्रोडक्ट के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट उसका माना जाता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। तो इस तरीके की कॉस्टिंग में हम प्रोसेस को, उस तरीके की हम टेक्निक को क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक का यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है जब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रोसेस से, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब उसे प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है कंपोजिट कॉस्टिंग। अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट फॉर ईच कंपोनेंट और ईच ग्रुप ऑफ कंपोनेंट टू बी असेंबल्ड इनटू है। इसमें बहुत सारे क्या कंपोजिट कॉस्टिंग, मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की अलग कॉस्ट होती है, मॉनिटर की अलग कॉस्ट होती है, इन सब की जब कॉस्ट आती है तो उनकी कॉस्ट को जब निकालना होता है तो कंपोजिट कॉस्टिंग आती है। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकना, मैं भी आती हूँ। देखिए, उसके बाद बेटा एक आती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस मेथड का यूज़ करते हैं हम किसी सर्विस की कॉस्ट को निकालने के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं हम किसी सर्विस, कोई भी सर्विस है, जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में जो सर्विस दी जाती है, एयरलाइन पे जो सर्विस दी जाती है, उनकी जब है ना, आप हॉस्पिटल में ये तो निकाल नहीं सकते कि उनकी सर्विस की जब कॉस्ट निकाली जाती है तो उस टेक्निक, जब उस मेथड का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है बच्चे। प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपका हो गया। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम जो कॉस्ट आती है उसके अंदर कुछ कमीशंस को ऐड कर देते हैं, वो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग होती है ना। तो ये सारी आपकी क्या थी, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग थे, कॉस्ट को निकालने के मेथड्स थे। ठीक है। और जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंस पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के अंदर। देखो, जॉब कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी, जॉब में जब प्रोडक्ट हमारा कोई प्रोडक्ट है वो रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता और अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस बनाया जाता है, तो जब उसकी कॉस्ट निकालनी होती है तो उसे हम जॉब कैसे, उस जब मेथड का यूज़ करते हैं जॉब को कॉस्ट को निकालने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। It refers to a specific costing method when the production work is carried out according to the requirement of the customer. Customer की requirement पे बनाया जाता है। और बैच कोस्टिंग when the articles are produced in batch, जब आर्टिकल बैच में बनाया जाता है तो बैच कोस्टिंग होती है। इसमें प्रोडक्शन एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्शन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे होता है। बैच कोस्टिंग के अंदर मास प्रोडक्शन होता है। ठीक है। बैच में क्या होता है, बैच बनाए जाते हैं, जैसे 100 यूनिट उसके दवाइयों के पत्ते बनाए गए, फार्मेटिकल्स में जो यूज़ होता है। प्रोडक्ट हैव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, प्रोडक्ट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, इसमें बैच में सेम होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव जॉब होती है, इसमें बैच में होती है। कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन, इसमें कॉस्ट कब निकालते हो, हर जॉब की
को पूरा होने के बाद इसमें एसरटेन फॉर द होल बैच एंड देन पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन। जब एक पूरा बैच निकल के आ जाता है, पूरा लॉट निकल के आ जाता है, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। अब आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है? मार्जिन से पता चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट को, कुछ पॉइंट्स हैं मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर बताती हूँ मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। सो डेट मार्जिनल कॉस्टिंग इज नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है ना। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? अपने कोई भी प्रोडक्शन हो उसकी 1 यूनिट अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, उससे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग की एक टेक्निक होती है, इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट को निकालने का ये एक टेक्निक है, जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट कोई भी एक्स्ट्रा एक 1 यूनिट प्रोडक्शन करने पे, इसमें याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग का जब भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें 1 यूनिट प्रोडक्शन होगा कि 1 यूनिट अगर हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, तो उस कॉस्टिंग को क्या कहते हैं? उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। कि अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, 1 यूनिट प्रोडक्शन की इंक्रीज करते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डेट इज ए मार्जिनल कॉस्टिंग। इट डिटरमाइन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाइल प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूड। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट में किस किस को ऐड किया जाता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस में वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट भी, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अब उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी एक टेक्निक होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल या फुल कॉस्टिंग मेथड टेक्निक भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग या कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट को ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, अब बच्चे देखो, अब ये चल रही है आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कॉस्टिंग है, ये सब आपके अब आएंगे कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स। अब आपकी जो मैं आगे बता रही हूँ वो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है। देखो, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम करना, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट को कंट्रोल करना, ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो, कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? मान लो आप शिमला घूमने जा रहे हो और आपके पापा आपको 5,000 रुपये दे देते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे शिमला घूमने जाना है और पापा मुझे 5,000 रुपये दे दो। अब आप 5,000 रुपये आपको दे देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मेरे पापा ने 5,000 रुपये दिए हैं, मैं उसमें से मतलब मुझे जो खर्चा करना है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं करना, मैं करूँगा खर्चा तो इतना ही करूँगा कि मेरा जो कॉस्ट आए ना वो तो या तो 5,000 आए या 5,000 से कम आए, ठीक है। आप अपने कॉस्ट को क्या करने की सोच रहे हो? कंट्रोल करने की सोच रहे हो, अपने खर्चे को कंट्रोल करने की सोच रहे हो। क्यों? अपने पैसे को बचाने के लिए। तो उसे तो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आप क्या करते हो? ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देते हो। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जब आप ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देते हो तो उसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको CVP एनालिसिस बता देती हूँ, फिर मैं आपको कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक बताऊंगी। देखो, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये हेल्प करता है मैनेजर की कॉस्ट को प्लस वॉल्यूम को प्लस में प्रॉफिट को एनालिसिस करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वॉल्यूम है, प्रॉफिट है, इन तीनों का एनालिसिस करने के लिए क्या करा जाता है? CVP एनालिसिस किया जाता है। CVP एनालिसिस करने का यूज़ होता है, वो क्यों किया जाता है, क्या पर्पस होता है? सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन प्रोडक्ट मिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए, इवेल्यूटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट, ये इवेल्यूएट करने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्ट को चेंज करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको इवेल्यूएशन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? CVP एनालिसिस का यूज़ करते हैं। CVP एनालिसिस की कुछ एजम्पशंस हैं। ऑल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। CVP एनालिसिस के अंदर जो कॉस्ट है उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड में या वेरिएबल कॉस्ट में। चेंज इन एक्टिविटी आर द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट कॉस्ट। वो कहता है एक्टिविटी में चेंज होता है तो ही हमारी कॉस्ट में चेंज होता है। ऑल यूनिट प्रोड्यूस आर सोल्ड, ये माना जाता है। ये एजम्पशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि जो सारी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की हैं वो सारी ही सेल हो चुकी, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस जब हम करते हैं, वेल मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब एक से ज़्यादा टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है इस सोल्ड, जब एक से ज़्यादा टाइप का प्रोडक्ट बेचा जाता है, द सेल मिक्स विद रिमेन कॉस्ट, की सेल है, चाहे एक टाइप का प्रोडक्ट बेचो या एक से ज़्यादा टाइप का प्रोडक्ट बेचो, आपका सेम जो सेल मिक्स है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ये तो आपका सीवीपी एनालिसिस की एजम्पशंस थी। अब देखो क्या है, देखो ये आपका यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस पे आपको कॉस्ट दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे आपका प्रोडक्शन दिखा रहा है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। कितना भी, चाहे आप प्रोडक्शन इससे ज़्यादा करो, चाहे आप प्रोडक्शन मतलब ये ऐसे कर रहे हो ना, चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी। अब आपकी देखो प्रोडक्शन है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो प्रोडक्शन, यहाँ से आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप कर रहे हो तो देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये तो आपकी बता रही है टोटल कॉस्ट को, किसको बता रही है, टोटल कॉस्ट को। और यहाँ से आपकी जो प्रोडक्शन के साथ साथ ये आपकी क्या चल रही है, वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये आपके प्रोडक्शन के साथ चल रही है वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद ये आपकी आ रही है टोटल कॉस्ट। अब आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ से शुरू होगा, फिक्स कॉस्ट से ऊपर से, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो रहा है। देखो कैसे प्रॉफिट कहाँ आएगा, जहाँ पर आपकी ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, जहाँ पर कट जाएंगी, जो ऊपर वाले ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका बीईपी क्या है, मतलब अगर आप यहाँ से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर तो आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस, यहाँ पर तो आपकी जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो रिवेन्यू के बराबर है। यहाँ पर रिवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर तो आपको देखो फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पर जहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट है वो आपके एक्सपेंसेस के रिवेन्यू के बराबर है। इससे ऊपर जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, यहाँ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपकी फिक्स प्लस में वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, प्रॉफिट को कैसे निकालोगे, अगर आप यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये पॉइंट है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें आपका रिवेन्यू एक्सपेंसेस के बराबर होता है, कि आपकी कॉस्ट होती है वो आपके रिवेन्यू के बराबर होती है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होती है, इसमें टोटल कॉस्ट टोटल सेल के बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बीईपी आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर सेल में निकालना हो बीईपी, अगर आपको सेल में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग पर यूनिट। क्या आउटपुट में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, और या फिर अगर आपको फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को जोड़ दोगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में अगर क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट का माइनस तो ईबिट आ जाता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वही वाली बात होती है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो ईबिट आ जाता है। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो। उसके बाद आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, ये भी हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में निकाला जाता है। पीवी रेशो, पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल तो हमारी दे रखी है, इंटू में 100 कर दो। अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमारा क्या निकल जाएगा, पीवी रेशो निकल जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट अगर कभी नहीं दे रखी तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में पीवी रेशो, ठीक है। उसके बाद एक हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस में बीईपी। टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक। एक तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक पे कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। इट इज़ अ टेक्निक वे स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है, देन कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट, फिर प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉस्ट से उससे कंपेयर किया जाता है। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। वेरिएंस आता है तो उस वेरिएंस को फाइंड आउट करने का रीज़न फाइंड आउट करे
जाते हैं वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, इट इज़ अ टूल। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो प्री डिटरमाइन की जाती है वो हिस्टोरिकल डाटा पे होती है, और ये एक टूल होता है मैनेजमेंट के हाथ में कॉस्ट को कंट्रोल करने की। ये कैसी टेक्निक है? कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक है। कॉस्ट कंट्रोल करने की दो टेक्निक है, एक तो कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक बजटरी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बजट। देखो क्या है। अब मैं आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बता रही थी। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करना। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब टोटल कॉस्ट को कंट्रोल करना, ओवरऑल कॉस्ट का, और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट को कम करना, है ना। अब देखो, कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में को कंट्रोल करना। इन दिस प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट देन कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इफ वेरिएंस फाइंड देन टेक करेक्टिव एक्शन टू कंट्रोल कॉस्ट। देखो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है, पापा हम घूमने गए, पापा ने 5,000 रुपये दिए शिमला जाने के लिए। अब मेरा ये हो गया, मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है 5,000 रुपये। अब मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए वो 5,000 से कम होनी चाहिए। 5,000 से ज़्यादा है तो मैं वेरिएंस फाइंड आउट करूँगी कि मेरे खर्चा कहाँ हुआ है, और 5,000 से कम आई तो मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल करना। समझ आया? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब टोटल कॉस्ट में कमी करना। शिमला जाना था, 5,000 रुपये मुझे मिल गए, दैट इज़ माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब मेरी ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को कम करना, 5,000 से 45 रुपये खर्च किए, मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम आई, तो मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, मेरी कॉस्ट है कंट्रोल है। बट अगर 5,000 में से और मेरे जो खर्चे आए वो 6,500 का खर्चा आया, तो 1,500 रुपये कहाँ खर्चा ज़्यादा आया वो देखना, वो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है, ठीक है बच्चे। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करना, कॉस्ट पर यूनिट को कम करना, कॉस्ट पर यूनिट को कंट्रोल करना, कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना, वो है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है बच्चे। और कॉस्ट रिडक्शन रिफर्स टू लोअरिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट को कम करना। क्या? प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करे बिना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, उसे हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में तो अब मुझे पता चल गया शिमला जाऊंगी तो मैं पापा से कहूँगी 6,500 का खर्चा आ जाता अगर वेरिएंस फाइंड आउट नहीं होता। और वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि होटल मैंने महंगा ले लिया था, मैं अब ये कह देती हूँ मैंने होटल शायद महंगा ले लिया था, या मैंने वहाँ जाके पिज़्ज़ा बहुत खाया था, अब पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, तो मुझे पता चल गया ना कि कहाँ मेरे वेरिएंस आए हैं। तो मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती है? देखो कुछ नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल करना कुछ भी नहीं है। अब मैं शिमला गई, मेरा 4500 का खर्चा है तो मुझे कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जब मेरा 6,500 रुपये का खर्चा आ गया तो मैं कहूँगी कि मैंने वहाँ पे किया क्या था, मैं अपना देखूँगी, सारा कंपेयर करूँगी। फिर मुझे वहाँ कंपेयर करने से पता चलता है कि मैंने तो वहाँ पे डेली ही पिज़्ज़ा खाया था, मैंने तो वहाँ पे डेली ही 2,000 वाले रूम में रुकी थी, तो अब मेरी कॉस्ट तो बढ़ेगी जब मैंने खर्चा किया, तो मैं उसको क्या करूँगी, कंट्रोल करूँगी। उसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, है ना। और कॉस्ट रिडक्शन में पर यूनिट को चेंज करना विदाउट, इसमें क्वालिटी में चेंज नहीं करते, वैसे ही पिज़्ज़ा खाएंगे वैसा ही सब कुछ खाएंगे, बट कॉस्ट पर यूनिट को हम कम करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है बच्चे। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर डिफरेंस होता है। इसमें टोटल कॉस्ट को कम किया जाता है, इसमें कॉस्ट पर यूनिट को कम किया जाता है। नेचर ऑफ रिटेंशन ऑफ क्वालिटी टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है, कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी होती है। एम्फेसाइज करती है पास्ट और प्रेजेंट पे कि पास्ट में कितना था, प्रेजेंट में कितनी आई है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर पे। ये एंड व्हेन, ये कब खत्म होती है, जब प्री डिटरमाइंड टारगेट इज अचीव, जो मैंने 5,000 का टारगेट है पूरा कर लिया, एंड हो गई, ये इसका खत्म नहीं होती। कॉस्ट को कम करने की, कॉस्ट पर यूनिट कम करने की सोचते रहते हैं बिना क्वालिटी को चेंज करें। इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट करना, बचाना, कॉस्ट को बचाने की सोची थी ना, 5,000 का, 5,000 में से 4500 खर्चा आ जाए, 500 बच जाए, पर इसका क्या होता है, रिडक्शन और करेक्शन करना, ठीक है। अब देखो टूल्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, नोट डाउन कर लो अगर करना है तो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, वैल्यू एनालिसिस, ऑटोमेशन, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, वर्क स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, उसके बाद जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उस कॉस्ट से कंपैरिजन किया जाता है, वेरिएंस आता है तो वेरिएंस को फाइंड आउट किया जाता है। बजटरी के अंदर बजट सेट कर दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको बेटा इसमें टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बताऊंगी जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बजट का वैसे टॉपिक नहीं दे रखा। बजट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू पीरियड इसमें 4 तरह के फंक्शन बजट होते हैं, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट पीरियड बजट, पेरोल बजट। फंक्शंस के अकॉर्डिंग जीरो बेस बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, मास्टर बजट, समरी बजट, ये सब फंक्शंस के अकॉर्डिंग है।
फ्लेक्सिबल बजट में क्या क्या आएगा, एक तो फ्लेक्सिबल बजट आएगा और एक क्या आएगा, फंक्शन बजट आएगा। तो ये फ्लेक्सिबल है ना। ये बजट की क्या है, टाइप्स ऑफ बजट है। और बजटरी कंट्रोल के अंदर भी पहले बजट को सेट कर दिया जाता है, बजट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अगर ज़्यादा आती है हमारी कॉस्ट तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे ABC एनालिसिस होता है, ABC एनालिसिस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जो प्रोडक्ट महंगा होता है उसको कम रखा जाता है, जो थोड़ा सस्ता होता है उसकी क्वांटिटी स्टॉक के अंदर ज़्यादा रखी जाती है, और जो सबसे कम होता है उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा रखी जाती है। ऐसे ही VED, विचल एसेंशियल डिज़ायरेबल, उसके वो भी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर प्रोडक्शन की पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इतनी आनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इज डन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम देखो क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट को एनालिस करना और एलिमिनेट करना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम जो अननेसेसरी वैरायटी होती है, डिज़ाइन होती है, उनको निकाल देते हैं, ठीक है। ओनली लिमिटेड टाइप की ग्रेड्स हैं उनको रखते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ध्यान रखना, जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन करने की टेक्निक्स होती हैं, जीरो बेस्ड स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच, कॉस्ट सेविंग फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच, लोअरिंग मटेरियल ओवरहेड स्पोर्ट, ठीक है। ये हमारी क्या है, टेक्निक है। उसके बाद है ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिकल टेक्निक। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, ऑपरेशन रिसर्च और स्टैटिकल टेक्निक क्या होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव के बीच में। इस बैलेंसिंग बाय चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, हमारे पास 2 या 3, 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल के ऑप्शन है, उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव टू टेक डिसीजन लेने के लिए। ऑप्टिमम डिसीजन मस्ट बी वन, ऑप्टिमम डिसीजन एक ही होता है जिसे हम ग्लोबल ऑप्टिमम कहते हैं। ए डिसीजन विच इज बेस्ट फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट, ऐसा डिसीजन जो कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए सक्सेस हो, तो उसको सुइटेबल हो, उसको हम सब ऑप्टिमम डिसीजन कहते हैं। इस तरीके से वैल्यू एनालिसिस भी टेक्निक होती है। इट इज़ एन अप्रोच टू कॉस्ट सेविंग, ये भी एक अप्रोच है कॉस्ट को सेव करने की। दैट डील्स प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन के साथ डील करती है। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री डिवाइस इन एडिशन टू द कन्वेंशनल कॉस्ट रिडक्शन मेथड। कॉस्ट रिडक्शन मेथड की टेक्निक है। इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिमूव दोज प्रोडक्ट विच हैव नो फंक्शन, उन प्रोडक्ट को रिमूव कर देना जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ डन विद चेंजिंग प्रेडेटर, इसमें जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसकी प्री डिटरमाइंड उसको चेंज किया जाता है। ऐसे ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन में क्या करते हैं कि जो काम है वो मशीन से करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ पीपल। अगर हम पर्सन से करवाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है लेबर को, तो इसलिए काम मशीन से कराया जाता है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ये भी एक टेक्निक होती है। और क्वालिटी कंट्रोल करना, ये भी एक टेक्निक है। ऑर्गेनाइजेशन मेथड, वर्क स्टडी, वर्क के अकॉर्डिंग हम पीस बेस्ड सिस्टम कहते हैं, जो FW टेलर ने दिया है ना हमारा, वो वर्क स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडी, ये सब उससे रिलेटेड है। जॉब को इवेल्यूएट किया जाता है, मेरिट रेटिंग दी जाती है, प्रोडक्ट को रेट किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। ये सारी हमारी, ध्यान रखना, ये सब हमारी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स तो 3 ही हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, बजटरी कंट्रोल टेक्निक, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हमारी 3, और एक स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 4 तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऐसी हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, जैसे कि FW टेलर की वर्क स्टडी, मेथड स्टडी की दे दी, ठीक है। तो ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।